हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका मैग्नेट फेज क्लासेस दरभंगा में। और आज हम आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एलसी सर्किट। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था हमारा सीरीज आरसी सर्किट क्या होता है, सीरीज एलआर सर्किट था हमारा। उसका एम्पीडेंस कैलकुलेट किया था हमने, उसका करंट फ्लो कैलकुलेट किया था हमने, यस और नो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आरसी सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है, व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, पढ़ा था जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यानी कि यही था हमारा आर स्क्वायर प्लस क्या थी 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर ये याद नहीं है तो फिर दुख की बात है। हमने कहा कि एल आर सर्किट में है ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये पढ़े थे ना, बीबीए टॉपिक बताया था हमने। बताया था कि अगर करंट पता करना है आई एम इक्वल टू तो वी एम बाई जेड करना पड़ेगा, वी आर एम एस करना है तो आई आर एम एस बाई जेड करना पड़ेगा। आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सीरीज एलसी सर्किट, मतलब कि ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स किसके साथ कनेक्टेड होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ में। किसके साथ में, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ में कनेक्टेड होगा। लिखो इन दिस सर्किट, in this circuit AC source is connected to inductor and capacitor in series as shown in figure, ये हो गया L, ये हो गया C। B equals to Bm sin omega t, ओके, Bm sin omega t। देखो जल्दी से क्या करेंगे, फ्रॉम द फेजर डायग्राम, देखिए फ्रॉम फेजर डायग्राम हमको इसमें करंट पता करना है। फेजर डायग्राम से हम जानते थे ना जी बच्चों, हेलो, हम सोचते थे रेजिस्टेंस किधर होता है, एक्स एक्सिस में होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किधर होता है, वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई में। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किधर होता है, नीचे होता है ना। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया दैट इज द आई एम इंटू एक्स एल, और ये क्या हो जाएगा आई एम इंटू एक्स सी, होगा कि नहीं होगा, आई एम इंटू एक्स एल। तो ये जो हो गया आपका बीच का रिजल्टेंट, यहाँ पे देखिए गौर से, और दोनों में ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, करंट इधर जा रहा है ना, तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है जी, ये जो है आपका 90 डिग्री का। कितना डिग्री, 90 डिग्री का। तो नेट जो इम्पिडेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ गया भाई, तो ये जो है देखिए गौर से, आई बराबर हो जाता है भी बाई जेड। यहां से जो जेड कैसे निकालेंगे, ये जेड जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्ससी, क्या हो जाएगा नेट वोल्टेज ही। अगर नेट वोल्टेज की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बी एल माइनस बी सी ना, रहे कि नहीं। ये जो हो गया आपका गौर से सुनना, फेजर डायग्राम को थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा वी एल माइनस बी सी दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू कितना आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, होगा एक्सएल माइनस एक्ससी। तो नेट वोल्टेज जो आ गया V इज इक्वल टू दैट इज, यानी कि वी एम इक्वल टू आई एम इंटू क्या हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी आ गया। अपने को चाहिए करंट, क्या चाहिए अपने को, करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट। तो आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो इम्पिडेंस ऑफ द एलसी सर्किट कितना हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया। चलेगा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को साहब। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा बच्चा, किसी का डाउट आ सकता है कि सर आपने जो ऐसा किया है ये वी आर को कंसिडर क्यों नहीं किया आपने।
अरे बोला वी आर को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा सर्किट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो रेजिस्टेंस से अपने को लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा करंट है, इधर ये क्या है हमारा करंट है, यानी कि मैक्सिमम करंट, और ये जो है आपका वोल्टेज है, ये क्या है आपका वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, यानी कि फैक्टर एंगल, वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो फेज डिफरेंस याद रखिएगा 90 डिग्री है इसमें भी, ओके। फैक्टर एंगल इज 90 डिग्री। पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो। पावर फैक्टर क्या होगा, क्योंकि फाइव कितना है, 90 डिग्री। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाइव। क्या होता है जी, cos फाइव होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 इक्वल टू 0। चलेगा गाइस? अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सीरीज आरएलसी सर्किट। क्या है जी, सीरीज आरएलसी सर्किट। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को कंबाइन करते हैं, तो फिर उसका पावर फैक्टर, उसका इंपीडेंस कितना आता है, सर्किट में कितना करंट पास करता है, ये अपने को डिटरमाइन करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये चैप्टर है। आई बात समझ में? देखिए जी, तो मतलब ये टॉपिक है सीरीज आर एल सी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। इसमें क्या होगा देखो, इन दिस सर्किट, इस सर्किट में क्या है, एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस as shown in figure। देखिए यहाँ पे रेजिस्टर है, इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, और इसको हमने एसी सोर्स के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आर एल और सी जस्ट टू वी इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी। यहां से ओके, सो नेट वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे, किसके क्रॉस होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। है सर नो? देखिए यहां से इसको हम फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फेजर डायग्राम हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, क्या जानते हैं हम, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इधर हो जाता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है ये, दैट इज आई एम इंटू एक्सएल, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है ये हो जाता है आई एम इंटू एक्सी। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं, ये हो गया ना आपका, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो वोल्टेज का नेट डायरेक्शन किधर होगा, देखो इधर, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। बना दिया डायग्राम बना दिया है, डायग्राम मिटा दूं, ये हो गया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि सर्किट में एसी सोर्स देखिए किसके साथ कनेक्टेड है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है एसी सोर्स के साथ में। तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सीरीज में है ना, तो जितना वोल्टेज इसका होगा इतना वोल्टेज और इसका वोल्टेज, सारे वोल्टेज का सम कर देंगे तो ये इसके एसी सोर्स के सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, हम पता करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, और इंपीडेंस क्या होगा सर्किट का, ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं अपन। तो फेजर डायग्राम की हेल्प से मैं क्या करता हूं, इसको इधर में मिटा रहा हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम, ये जो है आपका
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ये हो गया। व्हाट इज दिस नेट वोल्टेज हियर, VL माइनस क्या हो जाएगा VC, VL माइनस VC हो गया ना, ये हो गया आपका। गौर से सुनिएगा, तो जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज, ये हो गया, और ये हो गया आपका फाई। बात समझ में आ रही है, ये फाई हो गया। और यहां से तो जो VM हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर बोलो रे VR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। तो VM इज इक्वल टू जो हो जाएगा, गौर से सुनिएगा, ये कितना हो गया आपका IM इंटू R का स्क्वायर होगा, प्लस ये क्या आ गया VL इक्वल टू क्या होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सहमत है या नहीं सहमत है, अरे बोला XL माइनस XC। तो ये हो गया VM इज इक्वल टू, ये हो गया रूट अंडर, गौर से सुनना बच्चों, दैट इज द IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस XL माइनस XC। XL इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये IM, ये तो होता है ना BL माइनस, तो IM का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया था, अरे V बराबर IR होता है ना जी, ये हो जाएगा IM का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका जो हो गया दैट इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। तो एक काम करते हैं IM को कॉमन कर देते हैं, कर रहे IM स्क्वायर का, तो ये हो गया आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर, चलेगा ना। IM स्क्वायर R स्क्वायर, IM स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दोनों में यहाँ से हमने IM स्क्वायर क्या कर दिया, हमने कॉमन कर दिया, कॉमन कर दिया यहाँ से। तो कॉमन कर दिया तो बच गया कितना R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बच गया। चलेगा नहीं चलेगा, ओके। इसको छाप दीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कॉपी इट गाइज। बहुत बच्चा कह रहा है सर ये कैसे कर दिया आपने यहाँ पे, तो देखो ना VL माइनस VC जो हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ना IM इंटू XL माइनस XC, अरे बोल रहा XL माइनस XC। अब VR तो हम जानते हैं दैट इज द IM इंटू R होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे कर दिया, पुट IM इंटू R का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कॉमन होके बाहर निकल गया, यानी कि VM जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया यहाँ पे IM एंड रूट अंडर क्या हो गया आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस VM बाई IM, VM बाई IM, ये आ गया आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस VM बाई IM, इसको कहते हैं Z इम्पीडेंस। क्या कहते हैं इसको, इम्पीडेंस कहते हैं। दैट इम्पीडेंस इज इक्वल टू द क्या फॉर्मूला आ गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अरे बोलो हमने देखा था कि सिर्फ RC था तो फॉर्मूला आता R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। हमने देखा था कि RL है तो R स्क्वायर प्लस RXL स्क्वायर, और RLC है तो हमने देखा कि R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ऑफ होल स्क्वायर। चलेगा नहीं चलेगा, तो ध्यान रखना उसका रूट अंडर ये आ गया इनका इम्पीडेंस। अगर आपको करंट निकालना है तो VM बाई Z हो जाएगा। अरे बोलो तो ये IM इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा VM बाई Z, ठीक है। IRMS निकालना है तो क्या करेंगे VRMS बाई Z हो जाएगा, VRMS बाई Z। चलेगा नहीं चलेगा, ये हो गया आपका। कोई दिक्कत, छापिए उसको, छापिए जल्दी छापिए। हो गया, ये हो गया आपका। अभी हमने देख लिया कि Z बराबर फॉर्मूला समझ में आ गया इम्पीडेंस। अब उसमें दूसरा आता है फैक्टर एंगल। क्या आता है फैक्टर एंगल, फैक्टर एंगल यानी कि फेज। फेज क्या होगा इसका, अरे भाई तो tan फाई निकालना पड़ेगा अपने को। tan फाई को क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे क्या थी IM इंटू XL माइनस XC। अब भाई क्या हो जाएगा IM इंटू R, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो हो गया आपका IM, तो ये हो गया आपका tan फाई। क्या हो गया आपका tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, XL माइनस XC बाय R हो गया, ये हो गया। अच्छा पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos फाई,
cos phi इक्वल टू क्या होता है r बाई जेड, क्या होता है r बाई जेड। तो पावर फैक्टर जो हो गया r, जेड कितना आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अच्छा एक्स एल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल होता है ना, और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाई। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर सारा गया पानी में, कोई फायदा नहीं इतना पढ़ के। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही इस चैप्टर का एक सेक्शन जो है आपका पूरा का पूरा सर्किटल प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है हमारा रेजोनेंस। क्या जी? रेजोनेंस। गाइस, क्या आपने सुना है एक कांच के बंद कमरे में अगर फ्लूट बजाया जाए, बांसुरी बजाया जाए, या फिर भैंस को एक डंडा मार दो तो वो आवाज करेगी अगर, तो आपने सुना होगा कि भैंस ये जो है कांच टूट जाता है। ऐसा होता है कि आपने चाय के कप में चाय डाला और कप टूट गया, होता है ऐसा, देखा आपने? अच्छा, बहुत समटाइम्स ऐसा देखा होगा आपने कि एक 35 फ्लोर का बिल्डिंग है, एक 15 फ्लोर का बिल्डिंग है और एक 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। भूकंप आया, 35 फ्लोर का बिल्डिंग बच गया, 5 का भी बच गया और 15 वाला चला गया। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पेड़ है, एक मीडियम साइज का पेड़ है और छोटा पतला पेड़ है। भूकंप आया, बहुत बड़ा पेड़ भी बच गया, छोटा वाला पेड़ भी बच गया और मीडियम साइज वाला पेड़ जैसे गिर गया आंधी तूफान में। अरे हैं, आपने ऐसा भी देखा होगा क्या होता है कि जैसे हम आपसे अभी हम आपको चीजें बता रहे हैं और आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, सर नो, ऐसे क्यों होता है? तो इसी प्रकार के घटना का आज ऐसा भी बाढ़ का टाइम चल रहा है। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपका। एक ब्रिज बना, जैसा भी बना, आपने नाम सुना था भागलपुर में जो गंगा ब्रिज बन रहा था, बहुत बढ़िया। इंजीनियर्स आए, जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि पूरे ब्रिज का जो लाइफ टाइम है उसके कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग बताया गया कि ये 300 साल होगा। 300 साल तक ये ब्रिज गिरेगा ही नहीं, 200 साल तक ब्रिज नहीं गिरेगा। और ब्रिज स्टार्ट भी नहीं हुआ और गिर गया। या फिर ऐसा देखो कि बाढ़ आया, रातें में बाढ़ आया, एक ब्रिज बना जो 100 साल तक उसका जो लाइफ टाइम है, लेकिन रात में बाढ़ आया, ब्रिज को लेके भाग गया। ऐसे कैसे, क्या हो गया? तो हेडिंग दीजिए, टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। क्या जी? रेजोनेंस। इस रेजोनेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। टिपिकल मैं पहले देसी लैंग्वेज में इसकी बात को मैं जानकारी देता हूं क्या होता है। ऐसा एक अमेरिका के एक ब्रिज में, एक जो ब्रिज है, पुल है, उस पे एक घटना हुआ था। क्या घटना घटा कि उसमें एक आर्मी के जो है ना, अमेरिकन आर्मी के कुछ जो फोर्सेस है उस पे जो है जा रहे थे। आप जानते होंगे कि जो आर्मी का जो वॉकिंग स्टाइल होता है, जो कदम ताल होता है ना जी, सबका सेम मूवमेंट होता है। और ऐसा हुआ कि उस ब्रिज पे सेम मूवमेंट से जा रहे थे सब आर्मी के फोर्सेस, और ऐसा घटना हुआ कि ब्रिज जो है वो गिर गया। ब्रिज क्या हुआ? गिर गया। सब चौंक गए कि भाई ऐसा क्या हो गया। साइंटिस्ट एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई इतने बड़े बड़े व्हीकल्स जा रहे हैं हैवी लोड के, ब्रिज गिरा ही नहीं। पर ये कुछ टिपिकल लोग अगर उस पर जा रहे हैं, पर्टिकुलर लोग अगर उस पर जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर लोग के वजह से कि ब्रिज क्या हो गया, उसके मूव में वॉक के वजह से गिर गया। तो फिर इस घटना को जो है एक नाम दिया गया, इस पर रिसर्च किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस कहते हैं। एसी में अल्टरनेटिंग करंट में इसका एक अलग मीनिंग होता है, पर रेजोनेंस का मतलब यह होता है कि जब दो पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि
बार्ड का फ्रीक्वेंसी और ब्रिज का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया तो दोनों एक साथ मूव कर गया, नेट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कितना हो गया उसका, 0, मूव कर गया दोनों। आंधी तूफान का फ्रीक्वेंसी, पेड़ का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, गिर गया। भैंस की आवाज का फ्रीक्वेंसी, कांच का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, कांच टूट गया। अरे बोलो, बांसुरी के जो साउंड का फ्रीक्वेंसी और कांच का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, टूट गया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही होता है कि जब दो पार्टिकल का अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि आपको मेरी, आप अपने घर वालों की कितनी बात मानते हो? 30%, 20% आसपास, 50% समटाइम्स बोल दो तो मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा बात नहीं मानते है या नहीं है? 100% मानते हैं क्या? नहीं नहीं भी बोल रहा है, नहीं मानते आप। तो क्या है जी, 100% अपने घर वालों की बात नहीं मानते, पर आपको मेरी बात मानना पड़ रहा है। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको भरोसा है या नहीं है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं? अरे बोले यार, यही तो रेजोनेंस है। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी अभी मैच कर रही है। आपको पूरा पूर्ण भरोसा है मेरे ऊपर में कि हम जो पढ़ा रहे हो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैच कर गई। यानी कि हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यस और नो? तो ये एसी में रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस इन एसी? तो किसी भी आरएलसी सर्किट में, किसी भी आरएलसी सर्किट में किसी गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे अगर सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है, सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है और इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है और इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है। उस सर्किट में क्या कहते हैं जी हम लोग? रेजोनेंट सर्किट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। और उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा इन सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ऐसे देखो, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज Vm and resistance R, resistance R, the current of circuit is maximum, the current of circuit is, current of circuit is maximum and impedance is minimum, impedance is minimum, that is XL minus XC equals to 0, then this circuit is called resonant circuit, resonant circuit, and that phenomenon is called resonance, that phenomenon is called resonance। क्या कहा हमने? सीरीज आरएलसी सर्किट में गिवन वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पे सर्किट का करंट अगर मैक्सिमम हो जाता है और इंपीडेंस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू कितना हो जाता है? 0। एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम। तो उस सर्किट का क्या होगा जी? उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। और उस फिनोमेनन को, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेजोनेंस कहते हैं। चलेगा? कर दो। सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्या कंडीशन होता है रेजोनेंस के लिए?
अभी हमने क्या कहा, मतलब हमने कहा सर्किट में क्या होता है जी, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए। हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई जेड। V बाई क्या होता है, सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपिडेंस मिनिमम होगा। तो क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन करंट मैक्सिमम, दूसरा कंडीशन होगा जेड मिनिमम। जेड क्या जी, मिनिमम। जेड किसको कहते हैं, इंपिडेंस को। क्या कहते हैं इसको, जेड क्या होता है बच्चों, सीरीज आरएलसी सर्किट में अभी पढ़े थे ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अरे बोल, सुनो ना क्या कह रहा हूं मैं, ये जेड का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, आर का वैल्यू 0 होगा क्या भाई, रेजिस्टेंस किसी सर्किट में 0 होगा, पहले क्या रखा है, गिवन वोल्टेज और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो आर का मान कभी 0, कम से कम कितना होगा। तो भाई ये टर्म को तो हम 0 कर सकते हैं क्योंकि दो संख्या का सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, तो दो संख्या का सब्ट्रैक्शन हम 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन जो आ गया, दैट इज एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू कितना आ गया, 0। क्या आ गया, 0 आ गया आपके पास। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन आया अपने पास में, क्या कंडीशन है, देखो, तो अपने पास में जो कंडीशन आया नीचे से थोड़ा देखना ध्यान से लो बच्चों, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू कितना आ गया, 0। इट मींस रेजोनेंस पे क्या होगा जी, एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, एक्ससी, एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, बोल सकते हो एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। तो जब भी रेजोनेंस होगा एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्ससी हो जाएगा, पक्का। अच्छा बताओ जरा, अगर ये 0 हो गया तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, अरे कट जाएगा ना। तो दूसरा कंडीशन तो ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया आपका तीसरा, अरे बोल, अच्छा था जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं, एक्सएल इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई, देखो यहां से हुआ कि नहीं हुआ, इंडक्टर का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी इक्वल हुआ, यहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। क्या हो गया, 1 बाई एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एल सी, 1 बाई, नहीं हुआ जी, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन जो हमने बोला, चौथा कंडीशन क्या था जी, जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू क्या जी, तो हमने कहा कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन आ गया, करंट मस्ट बी मैक्सिमम, अरे बोल, करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या बताया हमने, ये जो गया आपका इंपीडेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी कि एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन मतलब कि एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्ससी हो गया रेजोनेंस पे, यानी कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ये हो गया। चौथा कंडीशन जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर, जेड इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनते हैं रेजोनेंस पे, ओके, एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, तब तक के लिए आप जो है और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, सिर्फ वीडियो देखते हैं आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है, तो कीजिए और थोड़ा उसके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में।